हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की इस नई वीडियो में। जैसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की एंड oogenesis की। यानी आज हम पढ़ेंगे कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर और कैसे एग का फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती क्या है। इट बिगन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू टिल डेथ। अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की तो सबसे पहले आपको कोई डाउट ना हो, इसीलिए मैं बता दूं कि ये ह्यूमन मेल में होती है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो मेल में होती है एंड जो oogenesis होती है वो फीमेल में होती है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, तो मैं बता दे रहा हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होती है। अगर हम बात करें मेल में ये स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, तो ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। अब प्यूबर्टी कौन सा पीरियड होता है? जब आप बड़े हो रहे होते हो, तो वो जो 12, 14, 16 की जो एज होती है उस पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी, जहाँ पे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी से ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है और कंटिन्यू रहती है टिल डेथ तक। इन ह्यूमन दिस प्रोसेस टेक 65 टू 75 डेज। अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो एक स्पर्मेटोजेनेसिस की कंप्लीट साइकिल होने में 65 से 75 डेज हमें लगते हैं। इट इन्वॉल्व टू प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। वहीं अगर हम बात करें स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि ये जो स्पर्मेटिड बना, इसका मैच्योर होना स्पर्म के अंदर, वो जो पूरा प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनती है, वहीं स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। अब आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। जो मेल होते हैं उनके पास होती है स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ये सेल क्या करती हैं? बेसिकली इनको मेल जर्म सेल भी कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था। ये क्या करती है? स्पर्म बनाती है। अब ये स्पर्म बनाने का प्रोसीजर होता कैसे है? सबसे पहले ये तो कंटिन्यूसली माइटोसिस करते रहते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। अब इनको ब्रेन की तरफ से एक सिग्नल दिया जाता है कि अब आपकी बाजी है, कि अब आप नंबर ना बढ़ा के आप स्पर्म फॉर्मेशन की तरफ जाएं। तो ये क्या करते हैं? ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं या जो मेल जर्म सेल आप कह सकते हो, ये कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। किसमें कन्वर्ट होते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ठीक है, अब देखिए, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगी मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस। लेकिन आप याद करिए 11th क्लास में जब आपने मियोसिस पढ़ी थी, तो आपने पढ़ी थी कि मियोसिस जो है वो दो स्टेज में होती है। एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2। याद है ऐसा कुछ? आपने दो प्रोसेस पढ़े थे, एक मियोसिस 1 एंड एक मियोसिस 2। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, सबसे पहले ये क्या करती है? सबसे पहले ये मियोसिस 1 करती है, और जब मियोसिस 1 करेगी तो उससे दो सेल बनेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और जब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगी, जो मियोसिस 2 होगी, उससे क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स बनेंगे। उससे क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स बनेंगे। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 4 स्पर्मेटिड्स बना रही है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है मेल जर्म सेल से स्पर्मेटिड बनने का, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब यहाँ पे जो स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन है, स्पर्मेटिड का स्पर्म में जो मैच्योरेशन है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। अब आइए समझते हैं
कि कैसे ब्रेन को सिग्नल दिया जाता है कि अब आपको नंबर नहीं बढ़ाना, आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनना है और आपको स्पर्म बनाना है। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। सो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे ब्रेन इनको सिग्नल देता है कि आप अब जो स्पर्म है उसको बनाना स्टार्ट करिए। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में वही बात आ जाएगी कि सबसे पहले जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होगी, मतलब जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं जो एकदम इनिशियल स्टेज में थी, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। तो ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स क्या करते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं और ये स्पर्मेटोगोनिया कंटिन्यूसली अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। कब तक? जब तक इनको ब्रेन सिग्नल नहीं देता। अब ये ब्रेन सिग्नल कैसे देता है, आइए इसको समझते हैं। हमें पता है कि ब्रेन के पास एक रीजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं GnRH, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। ये किसके पास जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और उससे बोलता है कि भाई आप ना LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बनाना स्टार्ट करो। कौन कौन से हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बनाना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे होता क्या है? ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये जाता है किसके पास? ये जाता है टेस्टिस के पास। किसके पास जाता है? टेस्टिस के पास। और टेस्टिस के पास ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं, या ऐसा कह दो कि ये टेस्टिस में जाता है लीडिंग सेल्स के पास। किसके पास जाता है ये जाता है लीडिंग सेल्स के पास। और लीडिंग सेल्स से कहता है कि भाई आप ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करो। क्या रिलीज करो? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करो। और जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है स्पर्मेटोगोनिया को तैयार करता है, उसको स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि मियोसिस के लिए तैयार करता है। तो अच्छा, ये FSH का काम क्या होता है? अब आप ये पूछोगे FSH क्या करता है? ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करता है। ये बेसिकली क्या करता है? ये जाता है आपके सर्टोली सेल्स के पास। किसके पास जाता है ये जाता है सर्टोली सेल्स के पास। और सर्टोली सेल्स से कहता है कि आप स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करो। क्या करो? आप स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करो। अब ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? पूरा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बना देता है। और ये जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर होता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर होता है जिसको सर्टोली सेल्स रिलीज करती है, ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या करता है? इस स्पर्मेटिड को कन्वर्ट करता है स्पर्म में। किस में कन्वर्ट करता है? आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। किस में कन्वर्ट करता है? स्पर्म में। तो इस तरीके से जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और उनसे बोलेगा कि भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करो। ये जाएंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाएगा लीडिंग सेल्स के पास, बोलेगा भाई टेस्टोस्टेरोन रिलीज करो, हमें स्पर्म बनाना है। तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा और ये क्या करेगा? स्पर्म फॉर्मेशन का काम चालू करवाएगा और यहां तक स्पर्मेटिड बन जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा ये कि ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन था जिसको पिट्यूटरी ने रिलीज करा था, ये जाएगा सर्टोली सेल्स के पास और उनसे बोलेगा कि भाई स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करो, स्पर्मेटिड्स तो बन चुके हैं, अब हमें स्पर्म बनाना है। तो ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर आएगा और स्पर्मेटिड को कन्वर्ट कर देगा किसमें? स्पर्म्स में। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल जो है वो चलेगी। ठीक है, आई होप ये पूरी साइकिल आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। सो देखिए, स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि ये स्पर्मेटिड सेल होती है जिसके पास क्या है? न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रियोल है, माइटोकॉन्ड्रिया है।
यहाँ पे स्पर्मेटिड फैक्टर आता है, सॉरी स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर आता है, और वो इस स्पर्मेटिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्पर्म में। अब इस स्पर्म की हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक जो स्पर्म होता है इसकी पूरी बॉडी कवर होती है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे कवर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फिर इसका ये जो टॉप पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं हेड। हेड पार्ट में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है न्यूक्लियस जिसमें आपका सारा जेनेटिक मटेरियल है जो डिसाइड करेगा मेल बेबी होना है या फीमेल बेबी होना है, एंड साथ ही साथ उसके इनहेरिटेंस वाले करेक्टर। और एक पार्ट होता है एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या करता है, एक्रोजोम एंजाइम कंटेन करता है। क्या करता है, एंजाइम कंटेन करता है जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, उन एंजाइम को कंटेन करता है। तो ये आप फंक्शन लिख लेना, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो होती है नेक, गर्दन इसकी, ठीक है। इसके बाद आता है एक मेजर पार्ट जिसको हम बोलते हैं मिडल पीस। और ये जो मिडल पीस होता है इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो ब्लैक डॉट से आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे क्या हैं, ये हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और इन माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी बनाएगा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसीलिए मिडल पीस को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ स्पर्म। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ स्पर्म, क्योंकि ये कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद ये टेल का पोर्शन आता है, जो लास्ट का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं टेल। ये क्या करती है, स्पर्म की मूवमेंट में मदद करती है, स्पर्म की मोटेलिटी में मदद करती है। अब हमने पढ़ लिया कि पूरा स्पर्म बनता कैसे है। अब स्पर्म बनने के बाद आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। जो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस हो जाता है और स्पर्म कंप्लीटली बन जाता है, तो जो स्पर्म का हेड होता है वो सर्टोली सेल्स में जाके एम्बेडेड यानी कि धस जाता है, एंड वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है एंड डेवलप होता रहता है, एंड फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। और जब उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, वो फुली तरीके से डेवलप हो जाता है, तो वो स्पर्मिएशन प्रोसेस के थ्रू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा आपको स्पर्म का जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और एनसीईआरटी रीड करिए, आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो आइए अब हम पढ़ते हैं oogenesis। oogenesis सबसे पहले तो होगी इसमें, oogenesis होगी फीमेल्स में। किन में होगी, फीमेल्स में। अब एक चीज समझिएगा, मैं आपको बताता हूं, जो oogenesis होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत अलग होती है। मतलब जो एग का फॉर्मेशन है वो स्पर्म के फॉर्मेशन से अलग होता है। कैसे, हमने बात करी थी कि जो oogenesis होता है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और चलता है कब तक, और चलता है डेथ तक। oogenesis थोड़ी उल्टी है। कैसे, oogenesis स्टार्ट हो जाती है फीटल लाइफ से ही। कब से स्टार्ट हो जाती है, फीटल लाइफ से ही। और कब तक चलती है, ये चलती है अप्रोक्सीमेटली, मतलब 40-50 ईयर्स तक ही चलती है फीमेल में। उसके बाद वो oogenesis नहीं हो पाती, क्योंकि जो oocytes हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब ये oocytes कैसे खत्म हो जाते हैं, आइए इन सब चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है, जैसे मान लीजिए एक मदर है, जब ये प्रेग्नेंट हुई तो इसके अंदर जो फीमेल फेटिसाइड होगा, जो फीमेल फेटिसाइड होगा उसके अंदर जो उगोनिया का नंबर होगा, यानी उन सेल्स का नंबर जो आगे चल के एग बनाएंगी, वो फिक्स हो जाता है। वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और जब ये फिक्स हो जाता है तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये धीरे धीरे डीजेनरेट होना स्टार्ट करते हैं। ये धीरे धीरे क्या करते हैं, डीजेनरेट होना स्टार्ट करते हैं। और प्यूबर्टी तक, जब एक फीमेल प्यूबर्टी में पहुंचती है उस टाइम तक ये नंबर 60,000 से 80,000 तक बचता है। कितना बचता है, 60,000 से 80,000 तक बचता है। और उगोनिया का जो नंबर होता है फीटल स्टेज में वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मिलियन के आसपास होता है। तो देखिए कितना फर्क है कि फीटल स्टेज में 1 से 2 मिलियन उगोनिया है, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते वो 60,000 या 80,000 बचते हैं। और उसका भी कंटिन्यूस डिग्रेडेशन चलता रहता है। इसीलिए फीमेल में जो oogenesis है वो 50, मतलब जो
एग का फॉर्मेशन है वो 52 ईयर्स तक ही देखा जाता है, उसके बाद उनमें एग नहीं बनते। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। प्राइमरी फॉलिक्यूल्स। अब ये प्राइमरी फॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? देखिए, वो oocytes या उगोनिया कह दीजिए या oocytes कह दीजिए जो प्यूबर्टी तक रीच कर गए हैं, जो प्यूबर्टी तक रीच कर गए हैं। जैसे मान लीजिए ये एक oocytes था, ये प्यूबर्टी तक पहुंच गया, तो अब इस oocytes के अराउंड एक लेयर बनना स्टार्ट करती है। क्या होती है? एक लेयर बनना स्टार्ट करती है। इस लेयर को हम नाम देते हैं ग्रेनुलोसा लेयर। क्या नाम देते हैं? ग्रेनुलोसा लेयर। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी oocytes। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocytes या फिर प्राइमरी फॉलिक्यूल। ठीक है, आइए यहां से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अभी हम पीछे वाले पेज पे दोबारा शिफ्ट होंगे। ठीक है, पहले हम इधर पढ़ लेते हैं चीजें। सबसे पहले हमने बात करी प्रीमोडल फॉलिक्यूल्स की। क्या है? वो फॉलिक्यूल्स या कह दो वो oocytes जो फीटल स्टेज में प्रेजेंट थे। इनका नंबर कितना होता है? 2 मिलियन होता है। एंड मैंने जैसे आपको बताया ये डीजनरेट कर रहे होते हैं, ये फॉलिक्यूल्स क्या हो रहे होते हैं? डीजनरेट कर रहे होते हैं। ये कौन सी स्टेज पे है? अभी फीटल स्टेज पे। अब फीटल स्टेज से ही मैं आपको बताया था कि जो एग फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी फीटल स्टेज से ही जो मियोसिस है वो स्टार्ट हो जाती है। बट दिक्कत क्या होती है कि जब ये अपने मियोसिस के प्रोफेज 1 में आते हैं, प्रोफेज 1 में आते हैं, तो वहां पे एक स्टेज होती है डायाकाइनेसिस। तो ये उस डायाकाइनेसिस में अटक के रह जाते हैं। मतलब जब इसमें मियोसिस 1 हो रही होती है, मियोसिस 1 का जब प्रोफेज 1 चल रहा होता है, तो वहीं पे ये जो मियोसिस है ये रुक जाती है एक तरीके से। क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, और कब तक रुकी रहती है? प्यूबर्टी तक। कब तक रुकी रहेगी? प्यूबर्टी तक रुकी रहेगी। ठीक है, तो प्रीमोडल फॉलिक्यूल्स डिजेनरेट हो रहे होते हैं। जो फॉलिक्यूल्स रीच कर जाते हैं प्यूबर्टी पे उनको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिक्यूल्स। और ये किस स्टेज में होंगे? ये मियोसिस 1 में स्टॉप हो रखे होंगे, या कह सकते हो मियोसिस 1 में अरेस्ट हो रखे होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीमोडल फॉलिक्यूल्स क्या करेगा? गैमेट बनाने के लिए मियोसिस 1 करेगा, और मियोसिस 1 में ही, मियोसिस 1 के ही जो पहला फेज होगा प्रोफेज, प्रोफेज 1 जो होगा उस प्रोफेज 1 के डायाकाइनेसिस में स्टॉप हो जाएंगे, यानी कि अरेस्ट हो जाएंगे। और वो जो oocyte बनेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि ये जो oocyte है 2N जिसकी प्लॉइडी है ये प्राइमरी oocyte है। और जब इसके अराउंड ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर आ गई तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? प्राइमरी फॉलिक्यूल बोला। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एट प्यूबर्टी प्राइमरी फॉलिक्यूल्स का नंबर कितना होता है? 60,000 से 80,000 होता है। इसमें एक सिंगल लेयर देखने को मिलती है ग्रेनुलोसा सेल्स की, और ये जिस oocyte को कंटेन करता है वो होता है प्राइमरी oocyte। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब ये प्राइमरी फॉलिक्यूल जो होता है ये डेवलप होता है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हार्मोन, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिक्यूल्स की डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्या करता है? प्राइमरी फॉलिक्यूल को डेवलप कराता है सेकेंडरी फॉलिक्यूल में। और इस डेवलपमेंट के दौरान होता क्या है? इस डेवलपमेंट के दौरान होता ये है कि ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी इनका जो नंबर है वो बढ़ जाता है। पहले सिर्फ एक ग्रेनुलोसा सेल की लेयर थी, अब मल्टीपल ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर आ जाती है। और इसके अलावा एक नई लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं थीका लेयर। क्या बोलते हैं? थीका लेयर बोलते हैं। सेकेंडरी फॉलिक्यूल में क्या देखोगे? मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स और फॉर्मेशन ऑफ थीका लेयर। और अभी भी इनके पास जो oocyte है वो कैसा है? वो प्राइमरी oocytes है। कैसा है? प्राइमरी oocyte है। बट यहाँ पे खेला होगा। क्या खेला होगा? अभी तक जो प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में अरेस्ट था, अब वो मियोसिस 1 से फ्री हो जाएगा, यानी जो मियोसिस है वो कंटिन्यू हो जाए, सॉरी, यानी अब जो मियोसिस है वो कंटिन्यू हो जाएगी। वो अभी तक रुकी हुई थी लेकिन अब वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जब वो स्टार्ट होगी तो वो जाहिर सी बात है
जैसे ये एक सेल है 2n, तो ये डिवाइड होगी, मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, ऐसे कुछ। तो जब ये मियोसिस 1 कंप्लीट होती है तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है, एक बनती है बड़ी सेल, एक बनती है छोटी सेल। छोटी सेल को हम बोलते हैं पोलर बॉडी, छोटी सेल को हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी। और ये जो बड़ी सेल बनती है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocytes। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte देखने को कहाँ मिलेगा, ये सेकेंडरी oocyte देखने को मिलेगा टर्शियरी फॉलिक्यूल में। किसमें देखने को मिलेगा, टर्शियरी फॉलिक्यूल में। टर्शियरी फॉलिक्यूल बनेगा कैसे, सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स के फर्दर डेवलपमेंट से। क्या करेक्टरिस्टिक्स होगी, सबसे जरूरी वो है ये कि इनके पास एक कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, एंड इसको हम बोलते हैं एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम प्रेजेंट। और जब ये एंट्रम दिखता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये जो फॉलिक्यूल है ये टर्शरी फॉलिक्यूल है, और ये जो बॉडी बनी है, ये जो oocyte बना है, ये कैसा है, सेकेंडरी। मैं अगर आपसे पूछूं इसकी प्लॉइडी क्या होगी, तो सेकेंडरी oocyte की जो प्लॉइडी होगी वो होगी एन। क्या होगी, एन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है एंड सेकेंडरी oocyte जो है वो बन जाता है। अब देखिए, अब ये टर्शियन फॉलिक्यूल फर्दर डेवलप होता है किसमें, ग्राफियन फॉलिक्यूल में। किसमें डेवलप होता है, ग्राफियन फॉलिक्यूल में। हमें पता कैसे चलेगा ये ग्राफियन फॉलिक्यूल है, यहाँ पे होगा ये कि ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके अराउंड एक नई लेयर बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं जोना पैलिस्यूडा लेयर। क्या बोलते हैं, जोना पैलिस्यूडा लेयर। और साथ ही साथ जो एंट्रम का साइज था टर्शरी फॉलिक्यूल में, उससे बड़ा उसका साइज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि जैसे मियोसिस 1 में प्राइमरी oocyte रुक गया था, उसी तरीके से सेकेंडरी oocyte भी मियोसिस 2 में अरेस्ट हो जाएगा। किसमें अरेस्ट हो जाएगा, मियोसिस 2 में अरेस्ट हो जाएगा। और ये फ्री कब होगा, ये मियोसिस 2 से, मतलब मियोसिस 2 इसकी कंप्लीट होने वाली होगी या फ्री होगी जाके जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा। इसके लिए हम लिखते हैं प्रायोर टू फर्टिलाइजेशन। इसको अभी हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्दर। अब देखिए यहाँ पे ग्राफियन फॉलिक्यूल तो बन गया। अब होता क्या है कि ग्राफियन फॉलिक्यूल के अंदर बन गया सेकेंडरी oocyte। अब भाई लेकिन अगर हमें फर्टिलाइजेशन कराना है तो इस गैमेट को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। इसके अंदर रह के तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए क्या होता है, जो अभी हमने हार्मोन पढ़ा था LH, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जब लेवल बढ़ता है तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये टूट जाता है। ये क्या होता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है येलो कलर की, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम का मतलब होता है येलो कलर की एक पिगमेंटेड बॉडी, येलो कलर पिगमेंटेड बॉडी। तो किससे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ग्राफियन फॉलिक्यूल के रप्चर की वजह से। डिपोजिशन ऑफ ल्यूटीन प्रोटीन, मतलब जब ये ग्राफियन फॉलिक्यूल रप्चर होता है, अलग अलग हो जाता है, तो उस पर ल्यूटीन प्रोटीन का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमें येलो कलर देखने को मिलता है। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम, यानी उसकी देखभाल करने का काम किसका होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ये जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो ये वाली लाइन आपको और ज़्यादा क्लियर होगी कि जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम होना स्टार्ट करेगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी कॉर्पस अल्बाइकन्स में। किसमें, कॉर्पस अल्बाइकन्स में, जो कि वाइट कलर की बॉडी होती है। ठीक है, सो अब देखिए हमने फॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर पढ़ ली, और मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि एग कैसे, जो oocyte है वो कैसे डेवलप हो रहा है। बट oogenesis को हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। oogenesis होता कैसे, सबसे पहले देखो, ये प्रीमोडल है, फीटल लाइफ में ये अपना डिवाइड हो रही होंगी और डिजेनरेट होना स्टार्ट करेंगी। ठीक है, इसमें से कुछ जो है प्यूबर्टी में पहुंचेंगी और उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocytes बोलेंगे। ये प्राइमरी oocytes जो है मियोसिस 1 में अरेस्ट हो जाएंगी। किस में अरेस्ट हो जाएंगी, मियोसिस 1 में। और कब जाके फ्री होंगी, जाके फ्री होंगी जब ये सेकेंडरी फॉलिक्यूल से
कन्वर्ट हो रहे होंगे टर्शरी फॉलिक्यूल में। किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे? टर्शरी फॉलिक्यूल में। तब ये मियोसिस 1 से फ्री होंगे और कन्वर्ट होंगे किसमें? फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, और ये सेकेंडरी oocyte बनने के बाद फिर से मियोसिस 2 में क्या हो जाएंगे? अरेस्ट हो जाएंगे। फिर से मियोसिस 2 में अरेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद मियोसिस 2 से ये फ्री कब होंगे? ये फ्री होंगे जस्ट प्रायोर टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले। और जब ये उससे जस्ट पहले डिवाइड होंगे तो ये ओवम यानी कि जो एग सेल है उसको बनाएंगे और सेकंड पोलर बॉडी बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर है। अच्छा, अगर आपने पहले ये चैप्टर पढ़ रखा है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रिलीज होता है? ओवम, सेकेंडरी oocyte या प्राइमरी oocyte? ठीक है, मैं 4 ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं ये 3 ही दे रहा हूं आपको। आपको कमेंट करके बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है। सो आइए हम एक बार जल्दी जल्दी से FSH एंड LH का जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। एट प्यूबर्टी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि कन्वर्ट करता है प्राइमरी फॉलिक्यूल्स को सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स में, एंड सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? प्राइमरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होता है टर्शरी फॉलिक्यूल में, एंड इस टर्शरी फॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? याद करो, टर्शरी फॉलिक्यूल के अंदर होता है सेकेंडरी oocyte, क्योंकि जब सेकेंडरी फॉलिक्यूल से टर्शरी फॉलिक्यूल बन रहा होता है उस टाइम पे जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट होती है और फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte बनता है। टर्शरी फॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू ग्राफियन फॉलिक्यूल विच कंटेन सेकेंडरी oocyte। टर्शियन फॉलिक्यूल डेवलप होता है किसमें? ग्राफियन फॉलिक्यूल में। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब हो रहा है FSH की वजह से। ठीक है, ऑल दिस फॉलिक्यूल रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी आपको समझ में आएगी जब चाहे वो प्राइमरी फॉलिक्यूल हो, चाहे वो सेकेंडरी फॉलिक्यूल हो, चाहे वो टर्शियर फॉलिक्यूल हो, चाहे वो ग्राफियन फॉलिक्यूल हो, ये चारों ही मिलके क्या करते हैं? ये चारों ही एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के फंक्शन का, इट कॉज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte। ये ग्राफियन फॉलिक्यूल का रप्चर कराता है एंड उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte था उसको रिलीज करवा देता है। रप्चर ग्राफियन फॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, और इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके कौन रखता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उस केस में कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस एल्बाइकन्स में ड्यू टू द डिक्रीज इन लेवल ऑफ LH, जो मैं आपको बता चुका हूं। सो ये था एग फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस ह्यूमन फीमेल में। अब आइए हम एग की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो है ये आपको क्या दिख रहा है? एग दिख रहा है। ठीक है, या आप इसको सेकेंडरी oocytes भी कह सकते हो, क्योंकि ये जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म यहाँ पे एंटर करने वाला होगा उससे पहले ये डिवाइड होके एग बनाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसके पास एक न्यूक्लियस होगा जिसमें जेनेटिक मटेरियल होगा मदर का। ठीक है, इसके पास साइटोप्लाज्म होगा। इसके अलावा इसके पास एक 2 लेयर होती है। एक होती है कोरोना रेडिएटा जो कि फॉलिकुलर सेल होती है, जो कि सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन भी कही जाती है, एंड एक अंदर इंटरनली एक जेली लाइक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं जोना पैलोशुडा। क्या बोलते हैं? जोना पैलोशुडा। और इसको हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब जैसे मैंने बताया ये जेली जैसी होती है, इसलिए ये नॉन सेलुलर होती है। नॉन सेलुलर मतलब ये सेल की नहीं बनी हुई होती। जो जोना पैलोशुडा है ये सेल की नहीं बनी, लेकिन जो कोरोना रेडिएटा है ये सेल्स की बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा इनके न्यूक्लियस के इनके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर देखे जाते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जिनका इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, वेयर डज सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म? सेकंड पोलर बॉडी कहाँ पे बनेगी? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आई होप आपने बता दिया होगा। नेक्स्ट इसका आंसर है इन फैलोपियन ट्यूब आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो सेकंड पोलर बॉडी है
क्योंकि जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट होती है जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो जो सेकंड पोलर बॉडी है वो भी कब बनेगी? जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो वही बात लिखिए, तो वो फैलोपियन ट्यूब में बनती है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो आई होप आपको ये जो गैमेटोजेनेसिस है पूरा समझ में आया होगा मेल एंड फीमेल का। आप एनसीईआरटी रीड करिएगा, अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे।